हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने अराउंड 200 MCQs कर लिए हैं CRPC के। अब हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 206 से लेके क्वेश्चन नंबर 252 तक करेंगे। तो ये अराउंड 50 MCQs इस वीडियो के अंदर भी हो जाएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ये पूछ रहा है द कॉम्पिटेंसी एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस इज। तो एक कॉम्पिटेंसी के बारे में पूछ रहा है मजिस्ट्रेट की, और जुरिसडिक्शन के बारे में पूछ रहा है किसके, मजिस्ट्रेट की, उसकी कॉग्निजेंस लेने के बारे में। तो उसके बारे में क्या पूछ रहा है, अफेक्टेड बाय द इलीगलिटी कमिटेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की वो किस चीज़ से इफेक्ट होती है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी इलीगलिटी से अफेक्ट होती है। अफेक्ट बाय द इरेगुलरिटी कमिटेड इन द कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की जो इरेगुलरिटी है उसके अंदर, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चली है उससे इफेक्ट होती है। ना ही ए से होती है, ना ही बी से होती है, या फिर दोनों ए या बी से होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, ना ही ये ए से इफेक्ट होगी, ना ही ये बी से इफेक्ट होगी, क्योंकि इलीगलिटी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इरेगुलरिटी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 207 में पूछा है द टाइम ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस द मजिस्ट्रेट इज़ टू सी। जब वो कॉग्निजेंस ले रहा होगा तो उस वक्त मजिस्ट्रेट क्या चीज़ देखेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। पूछता है वेदर देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स ऑन रिकॉर्ड टू प्रोसीड अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन, कि क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं रिकॉर्ड के ऊपर कि एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड किया जाए, अपराधी के अगेंस्ट, आरोपी के अगेंस्ट प्रोसीड किया जाए। वेदर देर इज़ अ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन टू फ्रेम द चार्ज, की क्या उसके अगेंस्ट देखने में ऐसा केस है कि उसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए जाएं। तीसरा ऑप्शन दे रहा है सिफ्ट और अप्रिशिएट द एविडेंस विद रेफरेंस टू मटेरियल एंड कम टू द कंक्लूजन वेदर प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है जब कॉग्निजेंस ले रहा होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या नहीं रिकॉर्ड के ऊपर उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, उस आरोपी पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड करने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद वेयर द मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस सुओ मोटो, वो अपने आप अगर उसके अंदर कॉग्निजेंस ले लेता है, ना ही वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर लेता है, ना ही वो कंप्लेंट के उसके ऊपर लेता है, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है, उसके अंदर संज्ञान ले लेता है। सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के हिसाब से CRPC के, द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 191 ऑफ CRPC। तो 191 की जो कंप्लाइंस है वो क्या होगी, डायरेक्टरी, बीइंग प्रोसीजरल, मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी या ऑप्शनल। तो वो क्या होती है, मैंडेटरी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस कैसे ले रहा है, सुओ मोटो ले रहा है, खुद ले रहा है उसके अंदर कॉग्निजेंस। तो जो 191 की कंडीशंस है वो मैंडेटरी हैं। बी ऑप्शन ठीक है। फिर 209 के अंदर पूछ रहा है नॉन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन अंडर सेक्शन 191 ऑफ द CRPC वेयर कॉग्निजेंस इज टेकन बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ CRPC। अगर 191 की जो कंप्लाइंस है वो अगर नहीं की जाती, अगर उसका नॉन कंप्लाइंस होता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, जो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है विशिएट्स द ट्रायल एंड द प्रोसीडिंग विल बी होली वॉइड। तो पहला ही ऑप्शन इसका ठीक है कि जो ट्रायल है वो विशिएट हो जाएगा और जो प्रोसीडिंग है वो वॉइड हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 210 के अंदर पूछ रहा है सेक्शन 190 ऑफ CRPC प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट, की 190 के बारे में पूछ रहा है कि उसके अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है वो संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है किसके, उसके ऊपर। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जो 173 में फाइल होती है, जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं। कंप्लेंट के ऊपर जो सेक्शन 2 के क्लॉज डी के अंदर डिफाइन की गई है, सुओ मोटो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हम जितना पढ़ते हैं उससे हमें समझ आता है कि ये तीनों ही केसेस ठीक होते हैं, कि वो पुलिस रिपोर्ट पे भी ले सकती है, कंप्लेंट पे भी ले सकती है और सुओ मोटो भी ले सकती है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है ऑन रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ CRPC द मजिस्ट्रेट, की भाई अगर वो कंप्लेंट आती है वो जो सेक्शन 2 क्लॉज डी के हिसाब से CRPC के, तो जो मजिस्ट्रेट होता है हैज़ द जुरिसडिक्शन टू कंडक्ट एन इंक्वायरी हिमसेल्फ। तो जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास ये जुरिसडिक्शन होती है कि वो उसके अंदर इंक्वायरी कंडक्ट कराए खुद ही। हैज़ जुरिसडिक्शन टू डायरेक्ट द पुलिस इन्वेस्टिगेट, या फिर वो पुलिस को ये डायरेक्शन दे कि वो इन्वेस्टिगेट करे, या फिर बोथ A एंड B, या फिर ओनली B एंड नॉट A। तो इसके अंदर
दोनों ही चीज़ें होती हैं कि वो खुद भी इंक्वायरी कर सकता है और पुलिस को भी डायरेक्शन दे सकता है कि वो उसके अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करे। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 ऑफ आईपीसी कैन बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट। अब जो कॉग्निजेंस ले रहा है कोर्ट या मजिस्ट्रेट चैप्टर 10 ऑफ आईपीसी के ऑफेंसेस के लिए, उसके अंदर उसके पास किस तरीके से वो केस आना चाहिए। तो उसके लिए पूछ रहा है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे या रिटर्न कंप्लेंट की बेसिस पे या फिर दोनों तरीके से आ सकता है, या फिर सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कंप्लेंट वाला बेस सही नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, वो रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर आना चाहिए किसी पब्लिक सर्वेंट की। तो पब्लिक सर्वेंट की रिटर्न कंप्लेंट पे आएगा तभी कोर्ट उसके अंदर कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर 213 के अंदर पूछा था प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी आर। तो ये 195 के बारे में ही पूछा गया था 212 क्वेश्चन के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी आर, जो 195 के वो प्रोविजंस है, मतलब ये आईपीसी का तो चैप्टर 10 था लेकिन ये पूछ उसके लिए रहा था 195 में से रहा था। फिर 213 के अंदर पूछ रहा है कि जो 195 के प्रोविजंस है वो कैसे हैं। डायरेक्टरी बीइंग प्रोसीजरल, डिस्क्रिशनरी मतलब डायरेक्टरी मतलब सिर्फ डायरेक्शन देनी है, वो प्रोसीजरल है। डिस्क्रिशनरी मतलब अपनी पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगा, कोर्ट को लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको फॉलो नहीं करना। ऑप्शनल है, कोर्ट के लिए मर्जी है करो या ना करो। या फिर डी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे ये जो 195 की प्रोविज़न है वो मैंडेटरी है, वहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है उसको रिटर्न में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर कि क्या रिक्वायरमेंट होती है। कंप्लेंट इन राइटिंग, ओरल कंप्लेंट, ईदर ए और बी, नीदर ए नॉर बी। तो अगर हम देखें इसके अंदर रिक्वायरमेंट तो क्या होती है, वो कंप्लेंट जो है वो राइटिंग के अंदर होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर अंडर सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी द कंप्लेंट इज राइटिंग मस्ट बी बाय। अब ये जो कंप्लेंट की जा रही है राइटिंग के अंदर वो किसके द्वारा होनी चाहिए, वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा होनी चाहिए, ऑफिसर के द्वारा होनी चाहिए, किसी पब्लिक सर्वेंट मतलब ऑफिसर के द्वारा होनी चाहिए जो पब्लिक सर्वेंट है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर जो उसके सबऑर्डिनेट है, या फिर ईदर ए और बी या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो यहाँ पे जो वो कंप्लेंट होती है वो किसी के द्वारा भी हो सकती है, मतलब पब्लिक सर्वेंट के द्वारा भी हो सकती है और ऑफिसर के द्वारा भी हो सकती है उस पब्लिक सर्वेंट के जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है, या तो ए होगा या फिर बी होगा, मतलब या तो पब्लिक सर्वेंट करे या फिर जो ऑफिसर है पब्लिक सर्वेंट के अंडर वो करे। तो वहाँ पे फिर 195 एप्लीकेबल होगा, उसको राइटिंग के अंदर वो कंप्लेंट फाइल करनी होगी। फिर नेक्स्ट के अंदर पूछ रहा है कि सेक्शन 195 टू 199 ऑफ सीआरपीसी लेज डाउन। अब 195 टू 199 के अंदर क्या दिया गया उसके बारे में पूछ रहा है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर सिंपली विदाउट क्रिएटिंग एनी बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस बाय अ कोर्ट, ये ठीक नहीं है। फिर पूछ रहा है कि क्रिएट अ बार टू द टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस अनलेस सम रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लेंट विद, ये ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि 195 टू 199 के अंदर कि वो कुछ बार लगा रहा है, मतलब कोई चीज़ें लगा रहा है कॉग्निजेंस लेने से पहले कि कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा जाए, तभी उसके अंदर कॉग्निजेंस ली जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, 206 का ऑप्शन बी ठीक है। फिर अंडर विच सेक्शन अंडर सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी अ कंप्लेनेंट कैन बी फाइल्ड बाय। तो 195 के अंदर जो कंप्लेंट है वो किसके द्वारा फाइल की जा सकती है, पब्लिक सर्वेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल, पुलिस, इधर ए बी और सी। तो यहाँ पे अभी तक हम इतना ही पढ़ा है कि यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के लिए है सेक्शन 195। तो सेक्शन 195 के अंदर कंप्लेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट फाइल कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता, पुलिस नहीं कर सकता, ये तो गलत है ही। फिर नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं, पूछ रहा है कि सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू। जो 197 सेक्शन है सीआरपीसी का वो किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ को, पब्लिक सर्वेंट्स को, या सभी को वो प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे वो पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज अंडर चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी। जो प्रोसिक्यूशन है जो मैरिज के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो रहे हैं उसके अंदर उसके बारे में पूछ रहा है। कैन बी लॉन्च बाय एनी पर्सन थ्रू अ कंप्लेंट, की कोई भी उसको कर सकता है कंप्लेंट के थ्रू। कैन बी लॉन्च
बाय एनी पर्सन एग्री बाय द ऑफेंस थ्रू अ कंप्लेंट, की जो व्यक्ति उससे ग्रस्त है सिर्फ वही उसको कर सकता है। कैन बी लॉन्च बाय द पुलिस, वो पुलिस के द्वारा किया जा सकता है, या फिर डी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो उसी के द्वारा किया जा सकता है जो उससे ग्रस्त है, जो उससे एग्रीव्ड है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC कैन बी टेकन। तो 498A की ऑफेंस के बारे में पूछ रहा है, जो वही मैरिज के अगेंस्ट ऑफेंस होता है, यहाँ डाउरी डेथ और ये वाले जो ऑफेंसेस है वो दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि इसके अंदर जो कॉग्निजेंस है वो कब ली जाएगी। पुलिस जब रिपोर्ट करेगी 173 वाली, या फिर जो एग्री पर्सन है वो कंप्लेंट करता है, या फिर जो एग्री पर्सन के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर इस तरीके के कोई व्यक्ति हैं वो करते हैं, या फिर ये इनमें से कोई भी करता है, तो उसके अंदर कॉग्निजेंस ले ली जाएगी। तो इसमें से कोई भी करेगा उसमें कॉग्निजेंस ले ली जाएगी, चाहे पुलिस रिपोर्ट हो, चाहे वो एग्रीव्ड खुद करे, या चाहे उस एग्रीव्ड के फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर कोई भी करे, या तो इसके अंदर सारे ही ऑप्शंस ठीक हैं। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है 220 का। फिर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर चैप्टर 21 ऑफ IPC कैन बी टेकन। अब ये डिफेमेशन की बात कर रहे हैं, तो डिफेमेशन के अंदर जो कॉग्निजेंस है, जो संज्ञान लेना है, वो किस चीज़ के बेसिस पे लिया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट पे लिया जाएगा, या फिर कंप्लेंट की जाएगी एग्रीव के द्वारा उस पर लिया जाएगा, या सुओ मोटो लिया जाएगा, या फिर ये सभी ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे वो तभी लिया जाता है जब जो एग्रीव व्यक्ति होता है कंप्लेंट करता है। इसके अंदर पुलिस रिपोर्ट या सुओ मोटो कोड कॉग्निजेंस नहीं लेता। जब जो एग्रीव व्यक्ति है वो कंप्लेंट करेगा रिटर्न के अंदर, तभी उसके अंदर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। फिर पूछ रहा है वेयर द मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट मेड टू हिम एंड कंसीडर बिफोर द इशू ऑफ प्रोसेस टू द एक्यूज दैट द मैटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, सच इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर्ड अंडर। तो ये जो डायरेक्शन दी जा रही है पुलिस को कि इन्वेस्टिगेशन करने की, तो कौन से सेक्शन के अंदर दी जाएगी उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो सेक्शन 202 के अंदर दी जाएगी, जहाँ पे मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया किसी ऑफेंस का जो जिसके लिए कंप्लेंट की गई है, और उसके लिए इशू प्रोसेस करने से पहले एक्यूज़ के अगेंस्ट मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो इस जगह पे वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी है वो कौन से सेक्शन में की जा सकती है, तो सेक्शन 202 ऑफ CRPC में की जा सकती है। फिर ऑन द रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट बिफोर ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन, की रिपोर्ट जब मिली कोर्ट को और इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने से पहले, अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC द मजिस्ट्रेट हैज़ टू सी दैट। तो जब मजिस्ट्रेट 156 सब सेक्शन 3 की डायरेक्शन दे रहा है पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो उससे पहले मजिस्ट्रेट किस चीज़ को देखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है द कंप्लेंट discloses cognizable offense triable by the magistrate. The complaint discloses cognizable offences exclusively trial by the court of session. The complaint discloses cognizable offence irrespective of whether the same is triable by the magistrate or exclusively by the court of session. तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि उसके अंदर जो कंप्लेनेंट है वो डिस्क्लोज़ कर दे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है, चाहे उसके अंदर वो ये ना डिस्क्लोज़ करे कि वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है, उससे कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछ रहा है इन अ कंप्लेंट डिस्क्लोजिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, की इस तरीके की कंप्लेंट है जिसके अंदर ऑफेंस को डिस्क्लोज़ किया गया है जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। ऑप्शन दे रहा है इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड ऑल द अदर विटनेसेस ऑन ओथ। तो ऐसे केस के अंदर जो कंप्लेनेंट है और जितने विटनेस हैं उनको एग्जामिन करना ज़रूरी है ओथ के ऊपर। फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट ऑन ओथ एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एग्जामिन ऑल द अदर विटनेस, की कंप्लेनेंट को तो करना ज़रूरी है लेकिन बाकी सारे विटनेस को करना ज़रूरी नहीं है। या फिर कह रहा है बोथ A and C आर करेक्ट, मतलब कि करना भी है सबको, और फिर एक में कह रहा है कि विटनेस को नहीं करना। तो यहाँ पे जो होता है कि हमें जो ये होता है कंप्लेनेंट, इसको एग्जामिन करना ज़रूरी होता है मजिस्ट्रेट को, लेकिन जो बाकी विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन करना ज़रूरी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समनिंग एविडेंस में बी डिस्पेंस विद अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC। पूछ रहा है कि प्री समनिंग एविडेंसेस जो होते हैं उनकी छूट दी जा सकती है सेक्शन 200 ऑफ CRPC के हिसाब से, वो कब दी जा सकती है उसके बारे में पूछ रहा है। इफ़ द कंप्लेंट इज़ सपोर्टेड बाय द एफिडेविट ऑफ द कंप्लेनेंट, कि भाई जो कंप्लेनेंट है उसके अंदर एफिडेविट लगा दे
दूसरा, इफ़ द कंप्लेनेंट इज़ मेड इन राइटिंग, जो कंप्लेंट है वो राइटिंग के अंदर की जा रही है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, या फिर दोनों ठीक है या फिर सिर्फ ए ठीक है और बी गलत है। तो यहाँ पे जो ये जो कंडीशन है हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि इसका ऑप्शन बी ठीक है कि प्री समनिंग एविडेंसेस जो होते हैं उसको डिस्पेंस किया जा सकता है, उसकी छूट दी जा सकती है जब वो कंप्लेंट राइटिंग के अंदर की जाए, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की जाए और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए की जाए। फिर 226 के अंदर पूछ रहा है वंस द मजिस्ट्रेट हैज़ प्रोसीडेड विद एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट और डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट ऑन ओथ, कि भाई एक बारी जो मजिस्ट्रेट है उसने ऐसा प्रोसीड कर दिया क्या कि कंप्लेनेंट को एग्ज़ामिन करना या फिर उसने डिसाइड कर लिया स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना कंप्लेनेंट की ओथ के ऊपर, तो यहाँ पे द पुलिस कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है। अब पुलिस को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती कि वो केस को इन्वेस्टिगेट करे सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के हिसाब से CRPC के। फिर पूछ रहे हैं ऑन अ कंप्लेंट फॉर ऑफेंस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, की कोई कंप्लेंट की गई है जो ऐसा ऑफेंस है जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस इफ ऑन ऑथ, कि अब पूछ रहा है कि जब रिकॉर्ड कर ली जाएगी जो स्टेटमेंट है कंप्लेनेंट की और विटनेसेस की, अगर कोई है ओथ के ऊपर, उसके बाद पूछ रहा है आगे क्या कर सकते हैं हम। द पुलिस कैन बी डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट अंडर, ये तो अभी हमने पढ़ा कि हम पुलिस को इस तरीके की डायरेक्शन नहीं दे सकते 156(3) के अंदर। फिर पूछ रहे थे पुलिस कैन बी डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट अंडर, हाँ ये वाली डायरेक्शन दे सकते हैं। अभी इससे पहले कुछ ऑप्शन पहले ही हमने पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि हम 202 के अंदर उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। on complaint for the offences triable by the court of session after recording of the statement of the complainant and witnesses on oath, की जो ऐसी चीज़ के अंदर कंप्लेंट है जिसको जो सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है। अब यहाँ पे उसके अंदर क्या किया मजिस्ट्रेट ने, उसके अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली कंप्लेनेंट की और विटनेस की ओथ के ऊपर। अब पूछ रहा है कि द पुलिस कैन बी डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC, द पुलिस कैन बी डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 202 ऑफ CRPC। नेक्स्ट ऑप्शन देता है the police cannot be directed to investigate at all and the magistrate himself has no conduct an inquiry। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, वो सेशन कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद अगला पूछता है डायरेक्शन ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 202 ऑफ CRPC। तो ये जो डायरेक्शन दी जाएगी पुलिस को सेक्शन 202 ऑफ CRPC के हिसाब से, उसके बारे में पूछ रहा है कैन बी गिवन विदाउट एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट ओथ, की वो दी जा सकती है बिना कंप्लेनेंट को एग्जामिन किए ओथ के ऊपर। कि दूसरा पूछ रहा है कैन बी गिवन विदाउट एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट ओथ, ये दोनों ही इसने ऑप्शन ठीक सेम ही दे दिए। फिर तीसरा पूछ रहा है कैन बी गिवन बिफोर और आफ्टर द एग्जामिनिंग ऑफ कंप्लेनेंट ओथ, की वो दी जा सकती है पहले भी और उसके बाद भी उसको एग्जामिन करने के, या फिर ऑप्शन ए और सी दोनों ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो ए और बी मेरे को सेम ही लग रहे हैं। कैन बी गिवन विदाउट एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट ऑन ओथ, कैन नॉट, अच्छा पहले कैन है फिर कैन नॉट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा कि वो नहीं दी जा सकती। कैन नॉट बी गिवन विदाउट एग्जामिन द कंप्लेनेंट ऑन ओथ, कि जब तक आप कंप्लेनेंट को ओथ के ऊपर एग्जामिन नहीं कर लेते, जब तक कोर्ट को नहीं लगता कि हाँ इसकी चीज़ ठीक है, तब तक आप इस तरीके की जो 202 की डायरेक्शन है वो नहीं दे सकते। मैंने कैन नॉट वर्ड और कैन वर्ड में डिफरेंस नहीं किया था, तो मुझे इसलिए सेम लग रहे थे। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा है तो ये बी वर्ड, बी ऑप्शन ठीक है। फिर 230 के अंदर पूछ रहा है कि इन कंप्लेंट डिस्क्लोजिंग कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, की इस तरीके की कंप्लेंट होती है जिसके अंदर इस तरीके का कोई ऑफेंस होता है जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ऐसे केस के अंदर क्या चीज़ नेसेसरी है। इट इज़ नेसेसरी दैट द कंप्लेनेंट एंड सम ऑफ द विटनेसेस बी एग्जामिन ऑन ओथ, इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट ऑन ओथ एंड नो विटनेस नीड टू बी एग्जामिन ऑन ओथ, इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड ऑल द विटनेसेस ऑफ द कंप्लेनेंट ऑन ओथ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद फाइलिंग of list of witness by complainant before issuance of summon or warrant to the accused under section 204 of CRPC, की जो लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करनी है कंप्लेनेंट के द्वारा सम्मन इशू होने से पहले 204 ऑफ CRPC के अंदर सम्मन या वारंट इशू होने से पहले, तो वो क्या है, मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है, ना ही मैंडेटरी ना ही डायरेक्टरी है, या फिर मैंडेटरी या फिर डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे वो क्या है, डायरेक्टरी है, वो मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए डायरेक्शन दी जाती है। फिर उसके बाद
232 के अंदर पूछ रहा है द कंप्लेनेंट फेल्स टू फाइल द लिस्ट ऑफ विटनेस। अब कंप्लेनेंट अगर ऐसा करना में फेल हो जाता है कि भाई वो अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल नहीं करता सम्मन इशू होने से पहले या फिर वारंट इशू होने से पहले एक्यूज को, तो उसके अंदर फिर पूछ रहा है कि क्या वो बाद में फाइल हो सकता है। तो सेम कैन नॉट बी फाइल देयर आफ्टर, कि बाद में वो फाइल नहीं हो सकता। द सेम कैन बी फाइल एट एनी टाइम देयर आफ्टर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, की बिना कोर्ट की परमिशन के कभी भी फाइल हो सकता है। द सेम कैन बी फाइल एट एनी टाइम देयर आफ्टर ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, की बाद में भी कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या ए या फिर बी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है, ये हमें पढ़ के भी पता चल रहा है कि हम उसको कभी भी बाद में कर सकते हैं, ये सेक्शन में भी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी तो हम उसको फाइल कर सकते हैं लिस्ट ऑफ विटनेस को। फिर 233 के अंदर पूछ रहे हैं स्पेशल सम्मन्स अंडर सेक्शन 2 से 106 ऑफ CRPC कैन बी इशूड। स्पेशल सम्मन के बारे में पूछ रहा है जो 206 के अंदर दे रखे हैं, वो इशू किए जा सकते हैं किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किए जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा भी किए जा सकते हैं, या फिर सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सिर्फ मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किए जा सकते हैं। अ केस कैन बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन बाय मजिस्ट्रेट, की केस जो है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जा सकता है सेक्शन 209 के हिसाब से। ये मैंने पहले ही बोल दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए ठीक होगा, नहीं ए ठीक होगा, और दूसरा 323 के अंदर भी कर सकते हैं, है ना। तो जो हमने 323 सेक्शन पढ़ा हुआ है तो इसका ए और बी दोनों ठीक होगा, क्योंकि 324 में नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी ठीक होगा इसका। उसके बाद अंडर सेक्शन 209 ऑफ CRPC अ केस कैन बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, जो 209 है CRPC का, इसके अंदर केस जो है वो कमिट किया जा सकता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास इफ़ द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, की भाई वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्रायबल है। अगर मजिस्ट्रेट ऐसा सोचता है कि वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होना चाहिए, या फिर दोनों ए एंड बी ठीक है, या फिर सिर्फ बी ठीक है और ए गलत है, तो यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर ए ऑप्शन ठीक है कि अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तभी वो होगा। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट की मर्जी थोड़ी ना कि ये लो आप ये वाला केस ले लो और मैं ये वाला केस ले लूँगा, वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होना चाहिए लॉ के अंदर, लॉ के हिसाब से। फिर 236 के अंदर पूछ रहा है सेक्शन 323 ऑफ CRPC प्रोवाइड फॉर कमिटेड अ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, जो अभी हमने ऊपर 323 पढ़ा था जिसके अंदर मजिस्ट्रेट के द्वारा सेशन कोर्ट को केस कमिट किया जा सकता है, उसके बारे में पूछ रहा है। पूछता है कि विच डिस्क्लोज कमीशन ऑफ ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन विच द मजिस्ट्रेट थिंग्स ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहाँ पे 323 के अंदर क्या होता है, जैसे 209 के अंदर होता है कौन से केसेस कमिट किए जाते हैं जो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, लेकिन 323 के अंदर मजिस्ट्रेट की मर्जी होती है, मतलब मजिस्ट्रेट को जो ठीक लग रहा होता है कि ये वाला जो ट्रायल है मेरे द्वारा ट्रायबल नहीं होना चाहिए, ये सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल होना चाहिए, इस तरीके का केस है, तो वहाँ पे फिर वो सेशन कोर्ट को कमिट कर देता है केस। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। यहाँ पे क्या है, विच द मजिस्ट्रेट थिंग ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। फिर सेक्शन 210 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर, अब सेक्शन जो 210 है उसके अंदर क्या दिया गया है, स्टे ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग इन कंप्लेंट केस बोथ ए एंड बी नीदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे जो है स्टे दिया गया है कंप्लेंट केस की प्रोसीडिंग के अंदर, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। सेक्शन 210 ऑफ CRPC कैन बी इन्वोक, अब जो सेक्शन 210 है इसको इन्वोक किया जा सकता है व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इज आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर इन केस ऑफ मर्जर ऑफ द कंप्लेंट विद द पुलिस रिपोर्ट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द ट्रायल, की जब जहाँ पे कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट की है कंप्लेनेंट ने और जो पुलिस रिपोर्ट है इन दोनों को मर्ज किया जाता है, एक ही कर दिया जाता है, तो ऐसी जगह पे क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। शेल बी ऑफ द कंप्लेंट केस, की वो कंप्लेंट केस का प्रोसीजर करे, शेल बी द केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट का करे, या फिर दोनों का करे जो कन्वीनियंस लगता है, शेल बी ऑन डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, या फिर जो डायरेक्टेड मजिस्ट्रेट जो डायरेक्शन देगा, तो यहाँ पे वो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे केस चलेगा, जैसे पुलिस रिपोर्ट का चलता है उस तरीके से वो चलेगा। बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज इन अ कंप्लेंट केस, की किसी कंप्लेंट केस के अंदर प्रोसेस इशू करने से पहले किसी एक्यूज के अगेंस्ट द एक्यूज हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग, की एक्यूज के पास ये अधिकार होता है कि वो प्रोसीडिंग के अंदर
पार्टिसिपेट करे। दूसरा ऑप्शन दे रहा था एक्यूज हैज़ नो राइट टू पार्टिसिपेट, कि एक्यूज के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। द एक्यूज हैज़ राइट टू वॉच द प्रोसीडिंग, कि सिर्फ एक्यूज के पास क्या राइट होता है कि वो प्रोसीडिंग को देखे, या फिर दोनों ही बी और सी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक्यूज के पास पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, उसके पास ये राइट होता है कि वो प्रोसीडिंग को देखे। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। फिर पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज इन अ कंप्लेंट केस अंडर सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी बाय द मजिस्ट्रेट कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट इशूइंग द सम्मन्स। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, वो रिव्यू किया जा सकता है उस कोर्ट के द्वारा जो सम्मन भेज रहे हैं। आफ्टर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203 ऑफ अ फ्रेश सिमिलर कंप्लेंट ऑन द सेम फैक्ट्स। अब अगर मान लीजिए कि कोई जो कंप्लेंट की गई सेक्शन 200 के अंदर, अगर वो डिसमिस हो जाती है सेक्शन 203 के हिसाब से, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसी कंप्लेंट मतलब उसके रिगार्डिंग हम फ्रेश कंप्लेंट कर सकते हैं सेम फैक्ट्स के ऊपर। तो पूछ रहा है कि वो बैंड है, बैंड नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर, या फिर बैंड नहीं है वो सभी केसेस के अंदर एंटरटेन की जाएगी, या फिर आइदर ए और सी। तो वो बैंड नहीं है लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। तो सेक्शन ये वाला रीड करोगे उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बना रखी है और डिटेल में डिस्कस कर रखा है। 243 के अंदर पूछ रहा है कमिटल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी आर इन नेचर ऑफ एड इन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, आइदर इंक्वायरी आइदर ट्रायल। तो ये जो है किस तरीके की चीज़ है जो 209 में होती है, ये इंक्वायरी की चीज़ है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है जुरिडिक्शन टू ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी रेस्पी, जो 438 की बेल लेते हैं हम, उसकी जो जुरिडिक्शन है वो कौन से कोर्ट के पास आती है? मजिस्ट्रेट के पास, सेशन कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, या फिर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट और मजिस्ट्रेट के पास नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है कि इसके अंदर हम सेशन कोर्ट से भी ले सकते हैं और हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के कोर्ट से नहीं ले सकते। अंडर सेक्शन 436 अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी बेल कैन बी ग्रांटेड, जो 436 के अंदर बेल मिलती है उसके रिगार्डिंग बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है पुलिस के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस एज वेल एज मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर सिर्फ मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा ही ये जो बेल है वो दी जा सकती है, मतलब बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं बेसिकली, और इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। फिर अ पर्सन हु इज़ ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 436 सीआरपीसी फेल्स टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस ऑन अ सब्सिक्वेंट ओकेशन, कि भाई जिसको 436 की बेल मिली बेलेबल ऑफेंस के अंदर, वो जो कंडीशन थी जी भाई इस टाइम पे इस प्लेस पे उसको अटेंडेंस देनी है, वो उसको फेल करने में और पूरा करने में फेल हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? अगेन एंटाइटल टू बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, कि उसको मैटर ऑफ राइट की तौर पर उसके अंदर बेल मिल जाएगी। इज़ नॉट एंटाइटल टू बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, ये ठीक है। द कोर्ट में रिफ्यूज़ टू रिलीज हिम ऑन बेल, ये भी ठीक है। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट कि कोर्ट जो है उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, वो एज अ मैटर ऑफ राइट उसके अंदर बेल उसको नहीं मिलेगी। अंडर सेक्शन 437 CRPC on a mere fact that an accused person may be required for being identified by witness during investigation, तो ये 437 के अंदर पूछ रहा है, जो 437 सेक्शन है। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो फैक्ट है कि एक्यूज पर्सन जो है इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है कि कोई विटनेस उसको आइडेंटिफाई करे इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, तो इस ग्राउंड के बेसिस पे उसकी बेल जो है वो रिफ्यूज़ हो सकती है, उसकी बेल जो है रिफ्यूज़ नहीं हो सकती। और आगे ऑप्शन दे रहा है बेल शुड नॉट बी रिफ्यूज़, यहाँ पे कह रहा है कि वो बेल रिफ्यूज़ नहीं होनी चाहिए। बेल कैन बी एंड शुड बी रिफ्यूज़, बेल की जा सकती है और वो होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बी है वो ठीक है कि वो बेल जो है रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती, सिर्फ इसी बेसिस पे कि जो एक्यूज्ड है या आरोपी है उसको आइडेंटिफाई करना है किसी विटनेस ने। In non-bailable offence triable by magistrate, application for bail under section 437 of CRPC can be moved before the court of, तो ये 437 की एप्लीकेशन पूछ रहा है कि कौन से कोर्ट के सामने मूव करनी चाहिए नॉन बेलेबल ऑफेंस की, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। तो जो कंपिटेंट मजिस्ट्रेट है उसके सामने, या CGM के सामने, या AGM के सामने, या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, या फिर A एंड C के सामने। तो यहाँ पे A एंड C ऑप्शन जो है वो ठीक है कि जो कम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है जिसको ट्राई
एंड एंटरटेन करेगा उसके सामने की जानी चाहिए, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने भी की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। ए भी ठीक है, इसमें सी भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। कंडीशंस ऑन द रिलीज ऑफ बेल कैन बी इम्पोज, की जो कंडीशंस है बेल की वो इम्पोज की जा सकती है रिलीज़ करने की। इन अ बेलेबल ऑफेंस, इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, इन नॉन बेलेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और मोर, या फिर सिर्फ बी और सी। तो यहाँ पे जब भी किसी को बेल मिलती है तो उसके अंदर जो कंडीशंस है वो सभी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल हैं जिसके अंदर इम्प्रिजमेंट जो है 7 ईयर्स के ऊपर है उसके अंदर लगाई जा सकती हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो ठीक है। तो बी और सी दोनों ठीक है इसके अंदर। 250 के अंदर पूछ रहा है एनी कंडीशन इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट बाय रिलीजिंग द एक्यूज इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस कैन बी सेट असाइड और मॉडिफाइड, की जो कोई कंडीशन लगाई गई मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी एक्यूज को रिलीज़ करते हुए नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, वो सेट असाइड की जा सकती है या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। कौन से कोर्ट के द्वारा? मजिस्ट्रेट के खुद के द्वारा, या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, या हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर ये सभी के सभी ऐसा कर सकते हैं। तो सभी ऐसा कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, सेशन कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछ रहे हैं अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC द जुरिडिक्शन टू कैंसिल द बेल वेस्ट विद, की 439 ऑफ CRPC के अंदर जो जुरिडिक्शन है बेल को कैंसिल करने की वो किसके पास है, मतलब कौन सा कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। फिर 252 के अंदर पूछ रहा है अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC जो जुरिडिक्शन टू कैंसिल द बेल वेस्ट विद, की 437 के अंदर किसके पास ये जुरिडिक्शन है कि वो बेल को कैंसिल कर दे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है जहाँ पे उसने ऐसा ऑर्डर किया है कि उसको बेल पे रिलीज़ कर दिया जाए। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है 252 का। फिर पूछ रहा है इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस अ बेल ग्रांटेड बाय मजिस्ट्रेट कैन बी कैंसल अंडर सेक्शन 437 सबसेक्शन 5 ऑफ CRPC, की जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा बेल दी गई है उसको कैंसिल किया जा सकता है, किसके द्वारा उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये कोई भी इसको कैंसिल कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। तो बाकी हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर रखा था, मतलब इससे जो लास्ट वीडियो की थी, अब बाकी आगे के 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और हम टोटल 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अभी हमने टोटल ये 5th वीडियो और हमने 250 MCQs CRPC के कवर कर लिए। अब एक बार जब 500 क्वेश्चन CRPC के ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद हम एविडेंस एक्ट, IPC, फिर CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और जितने आर्बिट्रेशन सबके MCQs कंप्लीट कर लेंगे।